हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का, दैट इज सॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन की अप्रोच है, कौन सा कंसेप्ट किस क्वेश्चन में लग रहा है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग जानते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक होता है गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर देखो हमारा जो सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन होगा कैसे, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। तो देखो अगर गैसीय सॉल्यूशन है तो 100% है वो जो सॉल्वेंट है गैसीय होगा। तो गैसीय सॉल्वेंट हम लेंगे क्या, नाइट्रोजन। और लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट लेंगे वाटर। ठीक है, और इसमें लेंगे हम अलग। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन की पहले बात कर लें तो सॉलिड सॉल्वेंट रहेगा। अगर गैस की बात करें तो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। और लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो अमलगम और मरकरी विद सोडियम। ठीक है, और सॉलिड की बात करें तो किसी का सॉलिड ले लो, जैसे सोना बनता है तो कॉपर और गोल्ड आ गया। अब अगर बात करें सॉल्वेंट हमारा गैस है तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए सॉल्यूट में। ठीक है, वही बात करें लिक्विड तो लिक्विड क्लोरोफॉर्म हो गया। सॉलिड की बात करें तो कैम्फर हो गया। तो इसमें बात करें गैस तो ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकती है पानी में, इथेनॉल तो पानी में पीते ही हो आप। सॉलिड ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व करने के लिए। और ये तो हम देख ही चुके, गिवन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। सॉलिड सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है सॉलिड हो गया। ठीक है, तो सॉलिड वहाँ कौन सा होता था, जो सॉलिड गैस हो, नाइट्रोजन एंड पैलेडियम। करेक्ट। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन लगेगा। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं, जिसके भी मोल आपको मोल फ्रैक्शन पूछा उसका मोल्स अपॉन टोटल मोल। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी, वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज, जिसका मास पूछा हो, अपॉन टोटल परसेंट, टोटल मास। ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी। ये नाइट्रिक एसिड आपको गिवन है कितना, 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो 68% नाइट्रिक एसिड से नाइट्रिक एसिड का मास पता लग गया 68 ग्राम है, और किसमें 100 ग्राम। ठीक है, तो मोलरिटी पूछी है। और देखो यहाँ से मास सॉल्यूशन का पता है और डेंसिटी पता है। डेंसिटी मास का रिलेशन जानते हैं, तो वहाँ से क्या निकालेंगे, मोलरिटी। वॉल्यूम निकाल लिया, और यहाँ से हम निकालेंगे मोल्स, और मोल्स अपॉन कर देंगे वॉल्यूम, आ जाएगी आपकी मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ग्लूकोज है, ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन मुझे बनाना है। कितना, 100% वेट बाई वेट। व्हाट शुड बी द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट। देखो डेंसिटी, इधर देखो, ग्लूकोज है हमारा सॉल्यूट, तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला जानते हो, C6H12O6, जिसका मोलिकुलर वेट होता है 180। ठीक है, मोलिकुलर वेट आपको पता लग गया। और यहाँ से निकालेंगे ग्लूकोज के मोल्स। ठीक है, और यहाँ है 90 ग्राम वाटर, और पूरा अगर बात करें सॉल्यूशन के 100 ग्राम। तो ग्लूकोज के मोल्स पता लग गए। अब मुझे मोलरिटी निकालने, तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेना, वाटर का मास 90 ग्राम। तो यहाँ से मोलरिटी आ गई। वाटर के मोल फ्रैक्शन, वाटर के मोल्स निकाल लो, ग्लूकोज के मोल्स निकाल लो, और यहाँ से ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन। और देखो डेंसिटी, मुझे मास सॉल्यूशन का पता है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, वहाँ से निकाल लो वॉल्यूम, डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करके। ठीक है, डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम मोलरिटी हमने ग्लूकोज के मोल से पता है, मोलरिटी वॉल्यूम करोगे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.6 की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m मोलरिटी ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर। यानी कि 1 ग्राम दोनों का मिक्सचर है 1 ग्राम। ठीक है, और कितनी वॉल्यूम चाहिए, मोलरिटी गिवन है, तो एम भी होता है, मतलब HCl के मोल्स पता होने चाहिए। HCl की जैसे मुझे मोल्स पता लग गए, तुरंत हम वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालने की कोशिश, मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन आपको ये पता है, देखो Na2CO3 को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl सही चाहिए, इसको रिएक्ट करने के लिए इसका 1 मोल चाहिए,
तो ये मुझे पता है कितना 1 ग्राम है, और ये दोनों के मोल्स कितने इक्वल मोल्स हैं, ठीक है। तो इसका 1 ग्राम है, तो एक का मुझे ग्राम पता नहीं है। अगर एक का पता चल जाए तो मोल्स पता लग जाएंगे। तो इसका मान लो x, इसका हो जाएगा 1 - x। तो दोनों के मोल्स निकाल लेंगे उसका वेट इक्वेट करके, ठीक है। तो यहाँ से उसके मोल्स हमने निकाल लिए, ये किया, और यहाँ से हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किया 1 - x। तो उसका वेट से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो हो जाएगा इक्वल करा, क्योंकि इक्वल मोलर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू यहाँ रखी, तुरंत मुझे इसके मोल से पता लग गई। इसके मोल से पता लगी, इसका डबल होता है HCl। तो HCl जितने भी इसके मोल्स आए, मान लो n मोल्स आए इसके, तो 2n कर दिया हमने, तो HCl के 2 मोल्स आ गए। इसमें करा तो इसमें इसका और एक बढ़ गया, क्योंकि एक मोल चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए HCl का। तो यहाँ करा तो 3n हो गया। तो 3n जैसे हमने जो भी आए हैं एम्बियन करोगे तो उसका 3 टाइम्स कर देना है, और जैसे ही उसकी इक्वल किसके कर दोगे, जो भी आपकी n मोल्स है उसका 3 टाइम्स कर दोगे, और m1 b1 के इक्वल कर देना। तो यहाँ से b1 की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ HCl मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाई मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। एक ये सॉल्यूशन है, दूसरा ये सॉल्यूशन है। 25% सॉल्यूशन मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट का है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब 300 ग्राम सॉल्यूशन है, और तो 100 में है, तो 300 में कितना होगा 75। तो 75 ग्राम यहाँ से सॉल्वेंट पता लग गया है, और यहाँ से 40% है, तो 40 ग्राम 100 ग्राम में है। तो यहाँ से 400 ग्राम में कितना होगा 160 ग्राम। तो दोनों का टोटल सॉल्यूट पता लग गया, 160 और प्लस 75 ऐड कर देना है, तो कि 135 हो जाएगा लगभग 235। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको रिजल्टेंट पता लग गया, रिजल्टेंट सॉल्यूट भी पता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2.7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एन एंटी फ्रेश सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। एक ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड वाटर है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैलिटी का मतलब क्या है, मुझे इसके मोल्स, इसका मोलिकुलर वेट यहाँ से निकाल लेना, और ये गिवन है, यहाँ से मोल से पता लग गए। 200 ग्राम वाटर है, तो वाटर यहाँ 200 ग्राम सॉल्वेंट मुझे पता है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकल आएगी। और डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो इसका प्लस कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास मिल गया, और डेंसिटी मास का रिलेशन से वॉल्यूम निकाल लोगे, तो वहाँ से मोलैरिटी निकल आएगी कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ सैम्पल ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ठीक है, लेवल ठीक है। तो मुझे जैसे मास परसेंट गिवन होता है, वैसे ही 15 ppm गिवन है। तो यहाँ क्या कह रहा है, 50 ग्राम सॉल्यूट जो क्लोरोफॉर्म है, और ये सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट वाटर है, तो 10⁶ ग्राम सॉल्वेंट वाटर में 15 है। तो यहाँ से रिलेशन आपको पता है ppm का, तो यहाँ से मास परसेंट निकल आएगा, ठीक है। जैसे मास परसेंट निकल आए, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मोलैरिटी पूछी है ना। तो देखो यहाँ से ppm मास परसेंट आपको निकाल लो, मास परसेंट से मुझे सॉल्यूट का मास पता लग जाएगा, और वेट मुझे पता है, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, वहाँ से मोल्स सॉल्यूट के निकाल लो, और सॉल्वेंट मुझे पता है कौन, वाटर है। तो वाटर कितना देख लेना है कि कितना सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट माइनस कर देना है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट माइनस कर दें, सॉल्वेंट आ जाएगा, और उसको ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लेना, मोलैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर। कौन सा मोलिकुलर इंटरेक्शन है, एल्कोहल में देखो OH होता है, वाटर में OH होता है, ये दोनों ही पोलर है। ये भी इसमें पोलरिटी जनरेट हो रही है, इसमें पोलरिटी जनरेट, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन हो रहा है। वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर इज रेज्ड। तो अगर हम बात करें जो भी गैसेस होती हैं, तो गैसेस में हमेशा एक्जोथर्मिक बात करते हैं, तो जो भी सॉल्युबिलिटी होती है इन्वर्सली होता है टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है, यही रीजन है। स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ जो वही है जो ये बताता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इज डिजॉल्व होगी इन अ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑफ दैट गैस। ये होता है हेनरी लॉ। और डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ये होता है कि जो भी आपकी
पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शन के, वो पार्शियल वेपर प्रेशर बताता है, ये सॉल्युबिलिटी बताता है हेनरी लॉ, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या थे, एक स्क्यूबा डाइवर्स था, स्क्यूबा डाइवर्स था, एक था जो हाईली सील्ड, जो बोतल को अंडर हाई प्रेशर पर सील्ड करा जाता है, एक वो हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि जो भी हमारा हाई प्रेशर पे होता है, और जो जो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म में होती हैं, लेस जहाँ उसका कंफर्टेबल कोल्डर में अच्छा रहने को पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए सांस आसानी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईथेन ओवर सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम है, ऑफ द ईथेन इज 1 ग्राम। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन का है इतने ग्राम में, उसका पार्शियल प्रेशर इतना है। अगर उसको ईथेन को इतने ग्राम में, तो दो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ध्यान रखना है। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली होता है मोल फ्रैक्शन के। ये मैंने कहाँ से, रॉल्स लॉ से बताया, तो मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली होता है, मोल्स के, और मोल्स कितने, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो पार्शियल प्रेशर P1 और पार्शियल प्रेशर P2, सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूट 1, सॉल्यूट 2, इसको कर देने इक्वेट, और यहाँ से सॉल्यूट पार्शियल प्रेशर 2 निकल आएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज द मीन बाय पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। तो वही जो नॉन डेविएशन होता है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, और जो आया तो डेविएशन का कॉज यही है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। और अगर पॉजिटिव की तरफ जैसे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उसका ज़्यादा निकल आता है, जो भी रॉल्स ने बताया उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। अगर उससे कम आया तो नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ क्या पूछा, डेल्टा एच मिक्स रिलेटेड टू पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जो एच होता है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पाओ। एन एक्वस सॉल्यूशन 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जर्ट अ प्रेशर, कितना एग्जर्ट प्रेशर करता है, 1.004 बार एट ए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है, 2 ग्राम सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और यही होता है हमारा मोलर मास। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन यहाँ से कैसे पता लग रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो सॉल्यूट एग्जर्ट अ प्रेशर, इतना एग्जर्ट प्रेशर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, ठीक है, 2 ग्राम, तो यहाँ से मुझे मोलर मास वहाँ से पता लग जाएगा। और एग्जर्ट अ प्रेशर, जब ये डिजॉल्व हो गया होता है तब पार्शियल प्रेशर इतना होता है। और हम जानते हैं नॉर्मल जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी है, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो वो कितना होता है, 1.01 बार। तो मुझे P0 1 की वैल्यू पता है वाटर की, प्योर हो गया, ठीक है। तो P0 1 माइनस P1 ये भी पता है मुझे, ये भी पता है, ये भी पता है, और x2 कर दोगे, मतलब x2 नीचे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर देना है। और सॉल्वेंट का मोल्स क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी होगा। तो 2 ग्राम है, इसका 2% नॉन वोलेटाइल, तो 98 ग्राम कौन हो गया, पानी, 98/18 ग्राम। तो उसके मोल्स पता लग गए। N2 का एन मास पता है आपको, 2 अपॉन जो भी उसका मोलर मास, तो यहाँ से मोलर मास इसका पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर जाओ 16 पे। हेप्टेन दे रखा है, ऑक्टेन दे रखा है, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है तो एक बात पता लग रही है, रॉल्स लॉ को वो भी करेगा, और 373 केल्विन पर। तो यहाँ से हेप्टेन ऑक्टेन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है, 2 लिक्विड के इतनी है वेपर प्रेशर, जो हम देखते हैं ना, तो P0 1 A x A x मोल फ्रैक्शन A का, P0 B x मोल फ्रैक्शन B का, ठीक है, वही है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर है ये, ठीक है। और व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, जब वेपर प्रेशर सबका बन जाए 26 ग्राम इसका, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन इसका निकाल लो, यहाँ से इसके मोल्स पता लग जाए, इसके मोल्स पता लग जाए, इसके मोल फ्रैक्शन कर लेना है, इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है, क्योंकि मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स कर लेना है। तो इसमें अपनी ही पार्शियल
प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर इतना है इस टेम्परेचर पर। ठीक है, वेपर प्रेशर पानी का। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन इट। तो इसमें क्या करेंगे, पानी का आपको वेपर प्रेशर पता है, तो पानी की ही आपको मोल फ्रैक्शन पता लग है, क्योंकि यही है, क्योंकि इसी का वेपर प्रेशर मुझे किसका, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, कि इसी का ही, कुछ और नहीं ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें गिरा रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर मुझे पता ना, जब क्योंकि जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आता है तो जो हमारा प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मली बात है। ठीक है, तो ये करेंगे पी ए इज इक्वल पी नोट ए इंटू एक्स ए करेंगे, तो जो हमारा पार्शियल वेपर आएगा वो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्योर ये मुझे गिवन है, तो इसी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब उसकी मोलरिटी गिवन है, तो हम कह सकते हैं 1 मोल किसका है, पानी का। 1 मोलर का मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट आ गया, मतलब पानी है, पानी। तो पानी का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो पानी का मोल 100/18 ग्राम करेंगे तो पानी के मोल से निकल आएंगे, तो और जो बचेगा वो कितना होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो बहुत कम होने के उसको निगलेक्ट करेंगे, तो सीधे इसके मोल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका पार्शियल वेपर प्योर, पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि प्योर तो पानी है ही। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मास निकालना है, मास निकालने से पहले इसका मोल्स पता लग जाए, क्योंकि मोलर मास इसका पता है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो 80% वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो हमारा पहले वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का, मान लो 100 ग्राम था, 80% रिड्यूस हो गया, तो 80 ग्राम बचा, तो 100 माइनस 80 करो अपॉन 100 कर दो और किसके इक्वल कर दो। ठीक है, इतना काम करो, इतना काम करो, 100 माइनस 80 करो अपन 100 कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तो मोल्स सॉलिड के मोल से निकाल लो, सॉलिड के मोल से निकाल दो अपन टोटल टोटल वॉल्यूम कर दो। तो यहाँ से सॉलिड के मोल से पता करने के लिए क्या करेंगे, तो मास उसका पता नहीं मुझे, मास अपन क्या करेंगे, मोलर मास कर देंगे, मोलर मास 40 गिवन है, तो 114 ग्राम ऑक्टेन है, तो यहाँ से उसके मोल्स पता लग जाएंगे, नीचे दोनों के मोल्स ऐड कर देना है और ऊपर क्या कर देना है, मास अपॉन 40 ग्राम कर देना, तो यहाँ से मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड का पता लग जाएगा। थैंक्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, 19 क्वेश्चन में दो केस बनने, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 330 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, हैज अ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। ठीक है, तो 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहाँ से उसका मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का डिवाइड कर दो, तो ये मोल फ्रैक्शन पता लग जाएंगे, इसके मोल पता लग जाएंगे, 90 ग्राम वाटर है तो इसके यहाँ से मोल पता लग जाए, तो यहाँ से कहने कि मोल फ्रैक्शन सॉलिड का पता लग जाएगा। ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर कितना 2.8 है, तो यहाँ से मुझे प्योर का तो वेपर प्रेशर पता नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई, और फिर फर्दर क्या करते हैं, 18 ग्राम वाटर और ऐड कर देते हैं, तो अब कितना वाटर हो जाएगा, 108, 108 अपन 18 करोगे मतलब 6 हो जाएगा, 6। और ये पहले का नॉन वोलेटाइल उतना ही है, जब 18 ग्राम करते हैं तो जो हमारा न्यू वेपर प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है 2.9 केल्विन किलो पास्कल उसी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द, तो जब हमारे मोल्स वाटर के कितने 5, तो उस केस में बात करेंगे तो पी नोट, क्योंकि मुझे इसका वेपर प्रेशर भी निकालना है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, तो मुझे वेपर प्रेशर पी नोट 1 मान लेना, और मास का दोनों का, क्योंकि यहाँ से दो चीज़ें निकालनी है, पी नोट वन निकालनी है और एम निकालना है। ठीक है, तो पहले केस में क्या करा हमने 30, ये हमारा सॉलिड का मास गिवन है तो सॉलिड का मोलर मास कर लिया, और नीचे दोनों का इसके वाटर का निकाल लिया थे मोल, उसको नीचे ऐड ऑन कर देना है, वही लगेगा जो हम करते थे पी नोट 1 माइनस P1 अपॉन पी नोट 1 इज इक्वल जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन है उसके। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ये इसको डिवाइड कर दिया तो ये 1 बचेगा, 1 माइनस
1 अपॉन पी नॉट 1 इज इक्वल मोल फ्रैक्शन। तो इसकी इसलिए बात करेंगे। फिर हमने जब जब उसके वाटर के मोल्स 6 हो गए, तब की केस में वो जो प्योर जो हमारा वेपर प्रेशर बना 2.9 हो गया। तो दो इक्वेशन बनानी, दो इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे आपका मोलर मास मिल जाएगा। जैसे ही एम मिला, फिर एम के बाद हम क्या निकालेंगे, पी नॉट वन वैल्यू पुट रखेंगे किसी इक्वेशन में, पी नॉट वन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। 5% सॉल्यूशन। ठीक है, तो 5% सॉल्यूशन मतलब आपको कैन ग्राम इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हैज फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टी एफ यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, 271 केल्विन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। तो जब हम ये कर देते हैं डिजॉल्व है, तब जो वेपर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बनता है टी एफ, तो टी एफ ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। जब हम ऐड ऑन कर देते उसके बाद मुझे पानी का प्योर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, ये मुझे पता है 273.15। तो टी एफ नोट ये गिवन है, टी एफ नोट टी एफ। तो इसमें जैसे माइनस करें, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिफ्रेशन होता है, तो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, तो इसका ज़्यादा देखो है और ये कम है, तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। और वो कर देंगे के एफ एम से, तो यहाँ से के एफ की वैल्यू पहले निकल आएगी और के एफ की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी फर्स्ट केस से। फिर मैं कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो 5% ग्लूकोज, तो यहाँ से ग्लूकोज के मोल से निकाल लेंगे और इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ से उसकी मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से उसकी मोलैलिटी, हम वाटर की मोलैलिटी निकाल लेंगे और मोलैलिटी निकालने के के एफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो टू एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला ए एंड बी। दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो दो फार्मूला बनाते हैं AB2 एंड AB4। बेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। अगर AB2 लेते हैं पहले केस में AB2 है, तो AB2 सॉल्यूट बन जाएगा। ठीक, 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन। ठीक है, जब इसका करते हैं और जब हम दूसरे करते हैं 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाई 1. द मोलर, क्योंकि पूरा केस है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी अब आपको पहले गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट बाई लोअर ऐसे आता है, तो फ्रीजिंग तो पहले डेल्टा टी एफ आपको गिवन है ये। ठीक है, और फिर बाद में कितना है, इस केस में इतना है, तो 1 ग्राम ऑफ AB2 यहाँ से, तो वेट कर दें 1 अपॉन AB2 का मास अपॉन इसका मुझे मोल्स निकाल लो, इसका मोल्स दोनों को ऐड ऑन कर देना है ना। नहीं, मुझे मोलैलिटी निकालनी है, तो इसके मोल्स अपॉन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन है। मोलैलिटी मतलब 20 ग्राम बेंजीन आपको पता है, तो 20 और 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ये हमारा सॉल्वेंट है, तो यहाँ से मोलैलिटी निकल आएगी। AB2, तो यहाँ से AB2 का मास निकल आएगा। जैसे AB2 का मास निकल आएगा, ये फर्स्ट केस हो गया सॉल्व। फिर आएगा सेकेंड की बात, तो सेकेंड में क्या होता है, जब 1 ग्राम ऑफ AB4 लेते हैं, तो AB4 यहाँ से इसके AB4 के मोल्स निकाल लें, तो 1 अपॉन AB4 का मास, तो AB4 का मास पता नहीं, निकालना यही। यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.3 केल्विन है। मोलैलिटी तो यही रहेगा 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो सॉल्वेंट यही है, तो यहाँ से मोलैलिटी निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.1 केल्विन से, तब आपका डेल्टा टी एफ कितना है, 1.3 केल्विन। तो यहाँ से AB4 का मास निकल आएगा, मोलर मास यहाँ से इसका निकाल लिया और इसका निकाल दिया, और यहाँ से रेशियो देखना है, 1:2 में है, तो इसका मास कुछ और आ रहा है, 1:2 में आ रहा है, तो इसका मास ये आ रहा है, 1:2 में आ रहा है। इसका मास 110 है, तो इसको 110 के इक्वल कर देना। 1x, इस एक का मास x मान लो, एक का मास y मान लो। अब 1:4 में, तो x + 4y इज इक्वल 200 कर दो। तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका मास ये पूछा है, एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एट 300 केल्विन में 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, लीटर मतलब वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 ग्राम,
98 बार, ठीक है। और if the atmospheric pressure of the solution इतना है at the same temperature what be its concentration, अगर आपका टेम्परेचर भी सेम है और आपका जो गैस कांस्टेंट है 8.03 वो भी सेम रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना, π1/π2 C1 का निकालना है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये सारे हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर सजेस्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन से है तो वो नॉन पोलर होता है, पोलर नॉन पोलर में अच्छा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, जैसे आपको इसके स्ट्रक्चर पता लग जाए तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर के बीच जो फोर्स होता है वो होता है वंडरबॉल फोर्सेस। तो इसमें हो गया वंडरबॉल फोर्सेस I2CCl4। तो ये भी देखो क्या है, हमारा पोलर है, और पोलर के बीच में I2CCl4। तो ये बहुत ही, इनमें देखो ना कहीं आयन बन रहा है, ना ही कहीं आयन बन रहा है, और आयन ना ही कहीं पोलैरिटी जनरेट हो रही है। तो इसमें ना कोई जब नहीं हो रहा है तो वंडरबॉल फोर्स सबसे बिग फोर्स लग रहा होता है। NaClO4 एंड वाटर में पोलैरिटी आ रही है और ये कहीं ना कहीं आयन बन रही है, तो आयन और पोलर, तो आयन पोलर हो जाएगा, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और मीथेनॉल और एसीटोन की बात करें तो मीथेनॉल में ये होता है फॉर्मूला, एसीटोन का ये फॉर्मूला होता है। तो देखो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया। नाइट्राइल देखो कहीं ना कहीं ये भी आयन आ रहा है, और एसीटोन में भी कहीं ना कहीं आयन बन रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पोलैरिटी बन रही है, यहाँ भी पोलैरिटी बन रही है, तो कहीं ना कहीं डाइपोल इंटरेक्शन हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है, नॉन पोलर में अच्छा डिजोल्व होगा, ऐसे पोलर में अच्छा सॉल्वेंट डिजोल्व होगा। तो इसका हम कह सकते हैं छुटका छुटके के साथ, भड़का भड़के के साथ, ठीक है। इन ऑक्टेन, तो ऑक्टेन क्या हमारा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में अच्छा होगा अगर नॉन पोलर आ जाए। तो साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये नॉन पोलर है, तो सबसे अच्छा से जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी तो यही होगा। और KCl की बात करें तो ये आयोनिक हो जाएगा, और आयोनिक है तो ये पोलर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर है, तो नॉन पोलर में सबसे कम डिजोल्व होना चाहेगा। CH3OH की बात करें और यही कहीं कि पोलर है, बट कहीं कि थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन एन ऑक्टेन है कहीं कि हाइड्रोजन मिल जाएगा तो थोड़ा ना थोड़ा कर लेगा, पार्शियली कर लेगा। CH3CN तो कहीं कि ये डाईपोल हो रहा है, तो यहाँ देखो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो होगा लेकिन कम होगा। तो अगर हम बात करें तो इस सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, साइक्लोहेक्सेन की सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। फिर बात करें इसकी होगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आयन CC है, तो यहाँ भी डाइपोल भी नहीं बन रहा है और वो भी नहीं, दोनों में नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो ये D हो जाएगा। फिर बात करें C, तो CH3OH, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है, KCl की तो बिल्कुल है नहीं, ना के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अमोंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई दी विच आर इनसॉल्युबल। और किसमें पानी, तो पानी क्या हमारा पोलर है, तो पोलर में जो पोलर होगा तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जो कम पोलर होगा तो वो पार्शियली सॉल्युबल होगा, जो बिल्कुल ही नॉन पोलर होगा वो इनसॉल्युबल होगा। तो फिनॉल हमारा कैसा होता है, फिनॉल हमारा नॉन पोलर होता है, क्योंकि यहाँ बेंजीन बन रही हो तो बेंजीन OH, तो पार्शियली, क्योंकि OH कहीं की OH लग रहा है तो कहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो पार्शियल सॉल्युबल हो जाएगा। टोलिन की बात करें, देखो CH3 होता है, बेंजीन के CH3 लग जाता है, तो ये तो पोलर नॉन पोलर है बिल्कुल ही, और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। और फॉर्मिक एसिड है तो पानी कहीं कि ऐसा बिहेव कर लेता है बेसिक जैसे एसिड देखता है, तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा हाईली सॉल्युबल, ठीक है। तो इथाइल ग्लूकाइल का फॉर्मूला यही होता है CH2CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा CH कहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, दो तो मिल रही, इधर भी करेगा इधर भी, तो सबसे ज़्यादा हाईली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरो की बात करें तो क्लोरोफॉर्म अगर बात करें तो ये CCl4, तो ये बिल्कुल ही पोलर है, और जब बिल्कुल ही पोलर है तो ना ही यहाँ कहीं डाइपोल जनरेट हो रहा है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने के बाद तो ये करेगा ही नहीं, इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब पेंटानॉल की बात करें तो पेंटानॉल यहाँ OH है मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन भी है ये, तो पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं, थैंक यू।